हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 2 पार्ट इस चैप्टर को ऑलरेडी कर लिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया, वहां से उसे आप जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों पूरी तरीके से न्यूज सिलेबस जो सीबीएसई ने तैयार किया है 2022 और 2023 को लेकर, उसके अकॉर्डिंग बनाई गई। तो एंड तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उस पर हम बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है दोस्तों? जैसे शॉक थेरेपी आपको शब्द से ही मालूम पड़ रहा होगा, शॉक यानी झटका देना, ठीक है, या भौचक्का कर देना। इस तरह से हम शॉक के बारे में बात करें। जैसे हम अचानक से किसी को कुछ खबर सुना देते हैं, कुछ काम करवा देते हैं, तो वो दूसरा व्यक्ति क्या शॉक में पड़ जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता क्या कब कैसे हो गया, ठीक है। और उसके बाद उसी व्यक्ति को मार पीट कर या कुछ कर फिर उसको हम इलाज करवाने के लिए भेजते हॉस्पिटल में, तो वो थेरेपी हो गया, यानी शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी आप इस तरह समझ सकते, पहले एक व्यक्ति को बल भर कूटो और उसके बाद फिर उसी को भैया हम तुमको अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। तो इस तरह से आप शॉक थेरेपी का मतलब निकाल सकते हो। शॉक थेरेपी मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब ये शॉक थेरेपी शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया दोस्तों? शॉक थेरेपी के जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ये इस प्रकार से आप कह सकते हैं, ये साम्यवाद का पूंजीवाद की ओर संक्रमण था। यानी जो साम्यवादी देश थे उन्हें पूंजीवाद की ओर धकेलना या अग्रसर करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। तो जैसे सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, जो सोवियत संघ के जो पूर्वी देश थे उन्हें अब क्या किया गया, लालच दिया गया, उनको आर्थिक मदद दी गई ताकि वो पूंजीवाद की ओर आ जाए या पूंजीवाद की तरफ अग्रसर हो जाए। तो इसे ही शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या? आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब देखते हैं कि सोवियत संघ के पतन के बाद रूस, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जो संक्रमण था, जो परिवर्तन दौर था, उसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो शॉक थेरेपी के मॉडल था इसके माध्यम से चलाया गया, ये माध्यम से चलाया गया तो इसके माध्यम से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी वर्ल्ड बैंक और IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, इनके माध्यम से पूर्वी यूरोपीय देशों को क्या पहुंचाएगी? आर्थिक मदद पहुंचाएगी। और आर्थिक मदद के बहाने उनसे कुछ नीतियां बनवाएगी, उनसे कहा कि भाई आप हमारे तरफ अग्रसर होइए, पूंजीवाद को अपनाइए। क्योंकि अब दो ध्रुवीयता का अंत हो गया था। सोवियत संघ का जैसे ही विघटन होता है वैसे दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी, तो एक गुट समाप्त हो जाता है। तो अब 2 ध्रुवीय से जो विश्व था अब वो एक ध्रुवीय में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अब अमेरिका पूर्व विश्व का जो है करतर धरता हो गया। ऐसे में अमेरिका और पूंजीवादी गुट के जो समूह थे वो ज़्यादा ये चाहते थे कि भाई अधिक से अधिक देशों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, अपनी ओर अग्रसर किया जाए। तो ऐसे ही नीतियों के माध्यम से वो उन्हें अपने देश में शामिल या अपने गुट में शामिल करना चाहते थे, चाहे वो नाटो के विस्तार के रूप में देखा जाए या पूंजीवाद के विस्तार के रूप में उसे देखा जाए। तो शॉक थेरेपी क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। या इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सोवियत संघ के पतन के बाद रूस, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर अग्रसर या संक्रमण या परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए अब हम ये जो शॉक थेरेपी अपनाएगी, इस शॉक थेरेपी की कुछ विशेषताएं थी, तो विशेषताओं को भी हम जरा समझ लेते हैं। तो उसकी क्या विशेषताएं थी? तो राज्य की संपदा का निजी स्वामित्व में, यानी आप समझते हैं जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसमें जो राज्य की संपदा होती थी उस पर सरकार का अधिकार होता था और सरकार उस संपदा का इस्तेमाल नागरिकों में समान रूप से बंटवारे के माध्यम से किया करती थी। बट अब क्या हो गया? अब राज्य की जो संपदा है उस पर सरकार का अधिकार या उसके आधिपत्य को पूरी तरह से अब समाप्त कर दिया गया। अब निजी व्यक्ति या पूंजीपति व्यक्ति का अधिकार उस संपदा पर होने लगा, ठीक है। ये पहली विशेषता थी किसकी? शॉक थेरेपी की। दूसरी विशेषता की बात करें तो वह सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म। पहले सोवियत संघ और जो पूर्वी यूरोप के देश थे वहां पर जो खेती होती थी वो सामूहिक रूप से खेती की जाती थी, ठीक है। बट अब सामूहिक रूप से खेती को समाप्त करके खेती का भी निजीकरण कर दिया गया। अब जब खेती का निजीकरण कर दिया गया तो जो छोटे छोटे किसान थे अब वो बेरोजगार हो गए और ऐसे में उनके पास आर्थिक रूप से वो पूरी तरह से कमजोर हो गए। तो ये भी एक बड़ी विशेषता थी। सामूहिक रूप से जो खेती की जाती थी अब उसके जगह निजी खेती पर जोर दिया जाने लगा इस शॉक थेरेपी के माध्यम से, ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है कि
व्यापार व्यवस्था को अपनाना, यानी फ्री ट्रेड। जैसे पूंजीवाद में क्या होता है, फ्री ट्रेड होता है, कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार करने में सक्षम होता है। अगर आप इतने कैपेबल हैं तो आप व्यापार कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है तो आप सफल हो सकते हैं। बट अगर आपके पास पूंजी कम है तो आप उस जो कंपटीशन वाली मार्केट हो जिसमें फ्री प्रतिस्पर्धा होती है उसमें आप अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पहले ही बहुत से सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े फर्म जो होते हैं अपने आप को वहां पर स्थापित कर चुके हो, जिससे पार पाना या जिसको कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में पूंजीपति बढ़ते चले गए, यानी गरीब और अमीर का फासला बढ़ता चला गया इस शॉक थेरेपी के माध्यम से। दूसरी इसकी विशेषता थी। इसके अलावा मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। मुद्राओं की आपसी परिवर्तन क्या होगी, अब आसानी से मुद्राओं को एक्सचेंज किया जाने लगा। ठीक है, रूबल मुद्रा चाहे वो डॉलर हो तो उनका आपस में एक्सचेंज बढ़ता चला गया इसके माध्यम से, इन शॉक थेरेपी के माध्यम से। इसके बाद अगर हम बात करें तो है पश्चिमी देशों की अधिक व्यवस्था से जुड़ाव। जो पश्चिमी देश उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी उससे वो जुड़ाव महसूस करने लगे। जिस प्रकार से पश्चिमी देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया था, ठीक, अब जो साम्यवादी देश थे उनको भी इसी पूंजीवादी व्यवस्था के माध्यम से अग्रसर किया जाने लगा, संचालित किया जाने लगा, और उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था की वो सारी बातें समझाने जाने लगी जिससे वो पूंजीवाद की तरफ आकर्षित हो जाए, और उनका संचालन भी इसी व्यवस्था के माध्यम से किया जाने लगा। तो ये शॉक थेरेपी की कुछ विशेषताएं हैं। अब जब शॉक थेरेपी अपनाई गई दोस्तों तो उसके कुछ परिणाम निकले। अब परिणाम बहुत भयानक थे, बहुत भयंकर थे। ठीक है, देखने में तो शॉक थेरेपी लगता है कि अमेरिका ने पूर्वी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाकर और आर्थिक सहायता के माध्यम से उनके विकास करने की सोचा, बट ये बिल्कुल विपरीत था। ठीक है, बिल्कुल विपरीत था। जैसे मतलब ऊंची दुकान फीकी पकवाने वाली बात, जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ठीक इसी की तरह शॉक थेरेपी को हम इसी तरह कह सकते हैं दोस्तों। इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम हुआ है कि नागरिकों के लिए आजीविका कमाना कठिन हो गया। अब जो नागरिक अपने छोटे मोटे व्यवसाय को कर ठीक है आजीविका कमाते थे, अब वो आजीविका कमा पाने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि अब छोटे मोटे व्यवसाय जगह बड़े बड़े व्यवसायों ने ले ली, जिससे एक प्रकार का जो है छोटे नागरिकों कह सकते छोटे उद्योगपतियों की पूंजी समाप्त होती चली गई। उसके बाद रूसी मुद्रा का रूबल जो अवमूल्यन हो गया। जो रूसी मुद्रा थी उसका दाम काफ़ी ज़्यादा था, अब वो डॉलर के मुकाबले बहुत कम हो गई। तो इस तरह से जब पैसे की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है तो आप गरीबी की जंजाल में फंसते चले जाते हैं। तो रूसी मुद्रा थी रूबल, उसका भी अवमूल्यन हो गया इस शॉक थेरेपी के माध्यम से। तीसरा था मुद्रास्फीति बढ़ने से महंगाई दर बढ़ गई। अब भाई जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी, तो ये भी एक परिणाम निकला शॉक थेरेपी का। ठीक है, सोवियत संघ की औद्योगिक व्यवस्था कमजोर हो गई। वह सोवियत संघ जो सुई से लेकर जहाज तक बनाया करता था, अब वो पूरी तरह से उसकी जो औद्योगिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। एक समय था जब सोवियत संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी अमेरिका के बाद, लेकिन अब वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। यानी वो सोवियत संघ जो सभी चीज़ों को पहले क्या करता था, निर्यात करता था, सभी चीज़ों का उसमें उत्पादन करता था, अब वो बस क्या बन गया, आयातक बनकर रह गया। हर छोटी छोटी चीज़ का आयात करने लगा, क्योंकि जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था उसने अपने इस प्रतिस्पर्धात्मक रूप को इतना ज़्यादा खराब कर दिया कि अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के चक्कर में उसने अपने मूलभूत जो संसाधन थे उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया, और इस तरह से सोवियत संघ की जो औद्योगिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा के खत्म हो गई। और इवन 90% जो उद्योग थे उनको औने पौने दामों पर बेचना पड़ गया। जो सोवियत संघ के जो बड़े बड़े उद्योग थे उन्हें नीलामी में कम पैसों में, ठीक है, निजी कंपनियों को बेच देना पड़ा। तो इसलिए जो 90% उद्योगों को औने पौने दामों में बेच देना पड़ा, इसको इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है इसे? इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे बड़ी गैराज सेल। तो ये है जब सोवियत संघ के उद्योग औने पौने दामों में बेच दिया गया, तो इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। यानी बड़े बड़े उद्योग थे, बहुत कम दाम, क्योंकि घाटे में चल रहे थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपने उद्योग को दोबारा से स्थापित कर सके। तो ऐसे में उन्हें मजबूरी बस अपने उद्योगों को बेच देना पड़ा, निजी व्यक्तियों के हाथों, निजी कंपनियों के हाथों। सरकारी समान उद्योग सभी बेच दिए गए। ठीक है, समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी वो नष्ट हो गई। हमने कहा भाई जो सोवियत प्रणाली थी उसमें समाज कल्याण पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, नागरिकों के कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती थी। अब कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त कर ठीक है विकासात्मक योजनाओं को बनाया जाने लगा, जिससे नागरिक अब अछूते रह गए। नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इससे नागरिक जो और गरीब होते चले गए और जो गरीबी के जंजाल में फंसते
चले गए। आर्थिक विषमता बढ़ी, आर्थिक विषमता, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब होते चले गए। और माफिया वर्ग का उदय हो गया, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। अब खाद्यान्न संकट हो गया तो ऐसे में जो माफिया वर्ग का उदय हुआ उसने खाद्यान्न को क्या करना, उसको खाद्यान्न को वो एक जगह इकट्ठा करने लगे, और जब मार्केट से खाद्यान्न समाप्त हो जाता तो उसे महंगे दामों पर बेचने लगे। जैसे एग्जांपल कि जब हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा था तो जो बड़े बड़े जो उद्योगपति थे या कह सकते हैं बड़े बड़े राशन दुकानदार थे, उन्होंने सभी अनाजों को खुद खरीद लिया और उसी अनाज को लॉकडाउन के दौरान बड़े बड़े ज़्यादा दामों में, यानी मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा दामों में बेचा गया था। तो इस तरह से माफिया वर्ग और आर्थिक विषमता बढ़ी। तो ये कुछ परिणाम थे किसके, सोवियत संघ के विघटन के नहीं, शॉक थेरेपी के। तो शॉक थेरेपी क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके परिणाम क्या है, आई थिंक आप इसको क्लियर से तरह से समझ चुके होंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो सोवियत संघ, आप सभी को पता है कि जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था और 15 गणराज्य अलग अलग थे और 15 गणराज्यों को एक साथ लेकर चलना बहुत ही कठिन कार्य था, एक टेढ़ी कीर थी। हालांकि इसको 1990-91 तक ले जाया गया, बट वो कैसे कैसे ले जाया गया वो सोवियत संघ के उन नेताओं और उन लोगों को ही पता होगा जो उस समय वहाँ के अध्यक्ष थे। बहरहाल जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है, सोवियत संघ के अंदर जो है संघर्ष और तनाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश जो गणराज्य थे वो कैसे थे, संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र, वहाँ कभी भी संघर्ष छिड़ सकता था, क्योंकि वो एक दूसरे की नीतियों से अपने आप को सहज महसूस नहीं करते थे, एक दूसरे की नीतियों को अच्छा नहीं मानते थे। इस तरह से संघर्ष वाला क्षेत्र पहले से था और इसी संघर्ष का फायदा कौन उठा रहे थे, बाहरी शक्तियां, जो पूंजीवादी देश थे, जो बड़े बड़े देश थे, और इसी संघर्ष का फायदा उठाकर वहां पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। ठीक है, तो बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी बढ़ती चलेगी। जैसे कि होता नहीं भाई, जब दो मित्र आपस में लड़ रहे होते हैं तो तीसरा बाहर का व्यक्ति आता उन्हें और बरगला देता और वो बाहर से मजे लेकर उनकी मित्रता को समाप्त कर देता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर होता है। रूस के जो 2 गणराज्य जो थे उसमें चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन भी होते, बहुत लोग मारे जाते हैं। चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववादी आंदोलन चलते हैं। और इसके बाद चेकोस्लोवाकिया भी, जो चेकोस्लोवाकिया पहले था वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक चेकोस हो जाता है, दूसरा स्लोवाकिया हो जाता है। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बढ़ जाता है, चेकोस और स्लोवाकिया में। तो ये वो कुछ संघर्ष के तनाव के क्षेत्र भी 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उपजते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट काफी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाल्कन क्षेत्र। देखो बाल्कन क्षेत्र का मतलब क्या होता है, बाल्कन क्षेत्र या बाल्टिक क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र या बाल्टिक क्षेत्र वो देश हैं जो किससे 1900 माफ कीजिएगा, बाल्टिक क्षेत्र या बाल्कन जो वो क्षेत्र है जो रूस से, ठीक है, रूसी प्रशासन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हो गए थे। ठीक है, बट बाद में जब सोवियत रूसी जो यूएसएसआर बनता है तो उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो ऐसे में इन क्षेत्रों को क्या कहा गया, बाल्टिक क्षेत्र कहा गया। तो बाल्टिक क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जो प्रथम वर्ल्ड वॉर में रूसी शासन व्यवस्था से आज़ाद हुए थे। तो इसमें कौन कौन शामिल है, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें एक और देश शामिल कर लिया गया, वो है फिनलैंड। हालांकि फिनलैंड को बहुत कम माना जाता है, बट फिनलैंड भी इसी में से आता है। तो वर्तमान में 3 देश प्रमुख है, वो है एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, जिन्हें बाल्कन क्षेत्र, बाल्टिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया जो है 1991 में यूएनओ के साथ सदस्य बन जाते हैं और बाद में 2004 में नाटो में भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बाल्कन क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल तरह से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई इसमें से बाल्टिक देश कौन से है, कौन से नहीं है। तो बाल्टिक देश एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया है। हालांकि फिनलैंड को भी शामिल किया जाता है, बट आपके सिलेबस में बस आपको एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया ही जानना है। ठीक है, अब बात करते हैं आपसे प्रश्न, अब बात करते हैं मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया, तो मध्य एशिया की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें भी संघर्ष व्यापार था। तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक क्या चलता रहा, गृह युद्ध चलता रहा, गृह युद्ध चलता रहा। ठीक है, इसके अलावा अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में क्या रहा, गृह युद्ध की स्थिति जैसे हालात पैदा होते चले गए। और ये स्थिति से कह सकते हैं, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद जो 15 गणराज्य थे वहां पर तमाम प्रकार के शंकाएं, संघर्ष, तनाव उपजे थे और जो काफी लंबे समय तक, नहीं कह सकते 21वीं शताब्दी तक ये संघर्ष वहां पर चलता रहा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी हमने टॉपिक कवर कर लिया।
अब हम बात करते हैं, आपके सिलेबस में एक नया टॉपिक जो ऐड किया गया वो अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति क्या है दोस्तों। अरब क्रांति की अगर हम बात करें तो ये जो मिडिल ईस्ट है, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनमें एक क्रांति पनपी थी और क्रांति की शुरुआत 2009 में होती है। अब होती क्या है दोस्तों, इसे अरब क्रांति कहते हैं। 21वीं शताब्दी में मध्य पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका में विरोध प्रदर्शन और धरने का दौर 2009 में ही शुरू हो गया था। और जो ये इलाके थे, जो ये देश थे दोस्तों, यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन नहीं था, राजशाही शासन था। और राजा जो था नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता और जो बंधुत्व उसकी भावनाओं का कदर नहीं करता था। वहाँ पर अराजकता थी, असंतुलन था, राजा क्रूर शासक था, ठीक है। इस तरह से नागरिकों के अधिकारों को दबाया जा रहा था। तो नागरिकों के अधिकारों के जो दबाने के विरोध में वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो अरब क्रांति थी, अरब क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? अरब क्रांति की शुरुआत हुई ट्यूनीशिया से, ठीक है। ट्यूनीशिया से अरब क्रांति की शुरुआत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बाऊजीजी, ठीक है, मोहम्मद बाऊजीजी के आत्मदाह से ही इस अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और ये अरब क्रांति कहाँ कहाँ फैली? तो यमन, अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, सीरिया, इराक, सूडान, कुवैत, मोरक्को, इजराइल, ठीक है। तो यहाँ तक ये फैली। बट एक देश इस अरब क्रांति से अछूता था, वो था दोस्तों इराक। तो इराक में अरब क्रांति, माफ कीजिए, ईरान में अरब क्रांति का जो प्रभाव नहीं हुआ था। और अरब क्रांति के बाद दोस्तों जो मिस्र के राष्ट्रपति हुस्न मुबारक थे, जो 1979 से वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनको अपनी सत्ता हटानी पड़ी थी। तो मिस्र राष्ट्रपति जो है उसका सत्ता उनको ऐसे हटा दिया गया। और इस अरब क्रांति का नारा था जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो। जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो, अरब क्रांति का जो नारा था। तो अरब क्रांति देखा जाए एक प्रकार से दोस्तों समानता के सिद्धांत पर काम करने वाली थी। इसमें नागरिकों के खिलाफ जो विरोध, नागरिकों से जो अधिकारों को छीना गया, ठीक है, उनमें असमानता का जो भाव पैदा किया गया, उनके अधिकारों को उनको प्रदान नहीं किए गए, स्वतंत्रता समानता प्रदान नहीं की गई, ठीक है। तो एक प्रकार से ही अराजकता के खिलाफ आंदोलन चला जो पूरे मध्य एशिया में फैला दोस्तों, केवल और ईरान को छोड़कर। तो ये अरब स्प्रिंग है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा एक टॉपिक की ओर है, वो टॉपिक हमें पढ़ना है जिसका नाम है पूर्वी सोवियत संघ और भारत के साथ संबंध। तो ये हम इसका जो पूरा पॉइंट है वो नेक्स्ट जो है पार्ट में हम करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।